This is Saman Arshad, Department of Plant Breeding and Genetics. I would like to thank Dr. Shubhan for such an informative presentation. Now we would move towards our next presentation of the session that will be presented by Dr. Sadaf Shakur upon principles of efficient use of grammar and words in scientific writing. So Dr. Sadaf Shakur, a very kind, hardworking and competent personality in the campus. Please welcome Dr. Sadaf Shakur on the rostrum. अस्सलाम वालेकुम बना सकें होप कि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी और आप लोग जो है वो छोटी छोटी टिप्स हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट वाले बच्चे भी और अंडर ग्रेजुएट वाले बच्चे भी इसमें मिस्टेक्स करते हैं। ग्रामर ठीक है कि इज़ आर एम वॉज वर हैज़ बीन हैव बीन ठीक है, इन चीज़ों को आप करेक्टली इस्तेमाल नहीं करते। वैसे तो मैडम डॉक्टर सादिया थी सुबह हमारे साथ मॉडरेटर, इंग्लिश की लिटरेचर में मास्टर्स है, पीएचडी है माशाल्लाह वो, तो उनसे बेहतर इस टॉपिक को कवर कोई नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि इसके साथ मुकम्मल इंसाफ जो है वो किया जा सके। सर मेरी प्रेजेंटेशन प्ले कर दें प्लीज़। प्रेपोजिशनल फ्रेजेस, बहुत ज़्यादा प्रेपोजिशन का इस्तेमाल ये भी ठीक नहीं होता। ठीक है, एम्बिगुअस, समझ नहीं आती वर्ड्स की, वहाँ पर वर्ड ऐसे इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में जहाँ उसकी ज़रूरत नहीं होती उन वर्ड्स की। ठीक है, उसका नाम मीनिंग वहाँ पर जो है वो चल रहा होता है। मिस यूज़ ऑफ लाई और ले, ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो सिमिलर है प्रोनाउंसिएशन के अंदर, लेकिन उनको जब इस्तेमाल करना है तो पता नहीं लगता कि हाँ जी वो हमने कौन सा वर्ड इस्तेमाल करना है। बेसिकली कोमे को बहुत मिसयूज़ करते हैं, हर जगह जहाँ दिल करता लगा देते हैं। रन ऑन सेंटेंसेस बहुत लंबे लंबे, ठीक है, उनको न सर होता न पैर होता और वो चलते ही रहते हैं, कहीं रुकने का नाम नहीं लेते। शॉर्ट यूज़ करें, लेकिन इतने भी शॉर्ट नहीं या इतने भी लंबे नहीं कि उनका मीनिंग जो है वो भूल जाए। एक लाइन पढ़ी, अगला लाइन जो है वो जब आप स्टार्ट करते हैं तो पिछले लाइन का मतलब जो है वो भूल जाता है पढ़ने वाले के लिए कि इसका बेसिकली मकसद क्या था। देन जो है वो वर्डीनेस, हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो बहुत खूबसूरत साइंटिफिक राइटिंग होगी। नो, ऐसे इस्तेमाल करना है कि जो रीडर है बेसिकली उसको समझ आनी चाहिए कि आप कहना क्या चाहते हैं। टोटोलॉजीज, रेपिटिशन ऑफ सेम थिंग ओवर एंड ओवर, कि आपने पहले पैराग्राफ में एक बात कही, दूसरे में फिर वही बात, तीसरे में फिर वही बात, इससे क्या होगा, इट्स लुक बोरिंग, ठीक है, मज़ा नहीं आएगा। रिसर्चर बेसिकली जो है वो साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स को जब पढ़ता है ना तो ही और शी इंजॉयड, अगर वो पेपर जो है वो बहुत खूबसूरत और अच्छी लैंग्वेज में लिखा होता है तो। इसके अलावा वर्ड यूजेज इन साइंटिफिक राइटिंग, सम टाइम हम क्या करते हैं जनाब, हम जब हम रिपोर्ट कर रहे होते हैं या रिसर्च को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, यानी कि आप अपनी रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं या थीसिस लिख रहे हैं, उसके अंदर जनरली जो है आपको एक्यूरेट और प्रिसाइज वर्डिंग इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है। लंबे लंबे चौड़े चौड़े पैराग्राफ की ज़रूरत नहीं होती कि एक ही टॉपिक पे आप 2-3 पैराग्राफ लिख दें। नो, एक बात हम एक लाइन में भी कह सकते हैं, उस बात को 4 लाइनों में कहने की ज़रूरत नहीं होती। फॉर द बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल रीडर्स स्पेशली, अच्छा हम तो समझ लेंगे, चलो वी अंडरस्टैंड कि हाँ पैराग्राफ लिख के देख के हमें पता चल जाएगा ये किसी पाकिस्तानी स्टूडेंट का काम है, ठीक है, लेकिन इंटरनेशनली उसको फ़ौरन से जो है ना वो उनको थप्पड़ की तरह लगता है कि हाँ ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसमें यूज स्टैंडर्ड वर्ड्स इन देयर एस्टैब्लिश मीनिंग्स, स्टैंडर्ड वर्ड को इस्तेमाल करें जो ये नहीं है कि आप उसके अंदर बहुत ज़्यादा खूबसूरती लाने के लिए बहुत मुश्किल वर्ड इस्तेमाल करेंगे। नो, हर एक की वोकैबुलरी इतनी नहीं होती कि वो उन मुश्किल वर्ड्स को इस्तेमाल कर सके। मुश्किल वर्ड होंगे, समझ नहीं आएगी कहना क्या चाहता है। ठीक है, अच्छा ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको बच्चे बेदरेग इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन उनका मतलब जो है वो पता नहीं होता कि क्या मीनिंग है। जैसे अफेक्ट और इफेक्ट, मतलब एक ही है लेकिन लगाना कहाँ पर है। ठीक है, तो उसमें अफेक्ट है, जैसे अफेक्ट जो है इसका मतलब होता है इन्फ्लुएंस, ठीक है, अब इफेक्ट है उसका मतलब होता है असर। ठीक है, मीन टू ब्रिंग अबाउट। ऑल्टरनेट और ऑल्टरनेटिव,
ठीक है, ऑल्टरनेट एंड ऑल्टरनेटिव सिमिलर मीनिंग आ जाते हैं, लेकिन सर राइटिंग के अंदर हमें पता होना चाहिए कहाँ पे हमने ऑल्टरनेट लिखना है और कहाँ पर हमने ऑल्टरनेटिव लिखना है। ठीक है, तो ये एक लंबी लिस्ट है, होपफुली कि जो है वो आपको प्रेजेंटेशंस अगर आप लोग लेना चाहते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए तो आप जो है वो हमारी कैबिनेट से रब्ता करके इसको ले सकते हैं। तो इसके अंदर सारे वर्ड्स को मैं डिस्कस नहीं करूँगी, सिर्फ आपकी एग्जांपल्स के लिए मैंने इसमें कुछ लिस्ट जो है वो ऐड की है। अब जैसे है कंपेयर विद मीन्स टू एग्जामाइन डिफरेंस बिटवीन, कि दो चीज़ों में हम डिफरेंस लाना चाहते हैं तो उसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे कंपेयर विद। जब एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर किया जा रहा है तो इस्तेमाल करेंगे कंपेयर टू का मतलब है रिप्रेजेंट एज सिमिलर। जब दो सिमिलर चीज़ों को हम प्रेजेंट करना चाहते हैं तब हम उसको कंपेयर टू करेंगे। जैसे अब अगर हम बात करते हैं जी T1 इज ग्रेटर कंपेयर टू कंट्रोल, ठीक है, तो उसमें कंपेयर टू सिमिलर चीज़ों की जब हम बात करते हैं तो इसी तरह कोरिलेटेड टू एंड कोरिलेटेड विद, डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट विद, ठीक है, एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट, प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल। ठीक है, इसमें जब आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो समटाइम आप दूसरे वाला प्रिंसिपल लिख देते हैं, ठीक है, असूल वाला, वैसे प्रिंसिपल वाला नहीं लिखते। अच्छा, इसमें लूज लॉस, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट, तो देयर इज अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ द वर्ड्स that we are using in the scientific writing, but we cannot understand that where we have to put the same word which have similar meaning. तो इसी तरह आगे अगर हम चलते हैं कोमा और पंक्चुएशन की बात करते हैं तो कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो कोमा और पंक्चुएशन की करते हैं कि उन्हें नहीं पता होता कि पार्टिकुलरली हमने कोमा कहाँ पर लगाना है और कहाँ पर लगाने से उस सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपने प्रॉपरली जो है वो इस्तेमाल करना है। और मोस्ट जर्नल्स जब हम साइंटिफिक राइटिंग करते हैं या थीसिस आप लोग लिखते हैं या रिपोर्ट राइटिंग करते हैं तो उसमें भी आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि आपने रेफरेंस इस स्टाइल में लिखने हैं, एक स्टाइल में लिखने हैं, आपने जो है वो ग्रामर पंक्चुएशन उसकी मिस्टेक जो है वो नहीं निकालनी। कुछ टूल्स हैं जो हम ग्रामर मिस्टेक्स को रिमूव करने के लिए, पहले हमारे पास बहुत मुश्किल होती थी, उसको किसी को चेक कराते थे तब भी मिस्टेक्स आपके थीसिस के अंदर, आपकी रिपोर्ट राइटिंग के अंदर, रिसर्च पेपर्स के अंदर रह जाती हैं। ठीक है, तो उसके अंदर कुछ टूल्स जो अब साइंस ने जो है वो टेक्नोलॉजी ने हमारे लिए आसानी कर दी है, तो इसके अंदर ग्रामरली है, जिंजर है, क्विलपोर्ट है, गूगल डॉक्स है, स्क्रैबियंस है और प्रो राइटिंग एड। ठीक है, ये कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो कॉमनली हम ग्रामर मिस्टेक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन पे 100% हम रिलाई नहीं कर सकते। यू हैव टू प्रूफ रीड योर मैन्युस्क्रिप्ट बाय योरसेल्फ और बाय योर सुपरवाइजरी कमेटी। ठीक है, किसी से रीड ज़रूर कराएं, एक दूसरे को जो है वो मैन्युस्क्रिप्ट आप शेयर कर सकते हैं, अपना डॉक्यूमेंट एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा क्यों इनमें मिस्टेक्स एरर आते हैं जब हम इनको परचेज नहीं करते हैं, हम इनका वयन इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, प्राइमरी वयन जो आपके पास आ रहा होता है ट्रायल वाला, ठीक है, तो वो आपको प्रॉपर फंक्शंस या प्रॉपर अप्रोच नहीं देता कि आप सारे सॉफ्टवेयर को कंप्लीट इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, उसके लिए पार्शियल असेस होती है, आपके पास कंप्लीट असेस नहीं होती। जब कंप्लीट असेस नहीं होती तो वो आपको वो फंक्शंस या टैब्स जो है वो ओपन नहीं करता आपके लिए जो प्रॉपरली जो कंप्लीट सॉफ्टवेयर के अंदर पैकेज में मौजूद होता है। तो यू हैव टू बी परचेज बाय इन डॉलर्स इफ़ यू आर कंटिन्यूसली इंटरेस्टेड इन मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग। क्विल बोर्ड है, बेसिकली क्विल बोर्ड जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं, रीफ्रेजिंग के लिए भी करते हैं, दैट इज़ वेरी गुड ऑप्शन। आई एम आल्सो यूजिंग इट इन माई मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग, साइंटिफिक राइटिंग। ठीक है, जब भी मैंने रिसर्च पेपर लिखना होता है तो मैं क्विल बोर्ड या चैट जीपीटी को इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन इन चीज़ों के कुछ रूल्स होते हैं जिनको आप अगर प्रॉपरली उन रूल्स में इस्तेमाल करेंगे तो आप इनसे मुकम्मल जो है वो फ़ायदा ले सकते हैं, अदरवाइज जो है वो यही आपको परेशान करने का बायस भी बन सकते हैं। तो इन चीज़ों को जब जिंजर भी यूज़ किया, ग्रामरली भी, क्विल बोर्ड भी, लेकिन अदर्स जो ऑप्शन है वो गूगल डॉक है, स्क्रैबियन एंड प्रो राइटिंग एड्स है। अच्छा, लैंग्वेज, फिर आ जाती है जी लैंग्वेज कुछ बच्चे जो यूज़ करते हैं या जनरली जो भी हम लिख रहे हैं, रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं या थीसिस कर रहे हैं, रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, तो उसमें कभी कभी जो है वो आपको डिवीजन करनी पड़ती है टेक्स्ट की पैराग्राफ के अंदर।
और या फिर सेंटेंसेस के अंदर, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं कि हम रेपिटिशन करते हैं सेंटेंसेस की हर पैराग्राफ के अंदर, ठीक है। एक पैराग्राफ अगर 6 लाइनों का है तो उसके अंदर 3 लाइनें ऐसी हैं जिनका सेम मतलब होता है, सेम मीनिंग वो आपको दे रही होती हैं। तो यू हैव टू चेक एंड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज एंड सेंटेंसेस कि इस सेंटेंस का मतलब अगले सेंटेंस से सेम वाला तो नहीं है, तो इससे भी एक बैड लुकिंग आती है, बोरिंग जो है वो फील करता है साइंटिस्ट या पढ़ने वाला या आपका सुपरवाइजर, तो वो उसने फेंक देना है कि हाँ जी ये लो ले जाओ, इसके ये इस काबिल नहीं है कि मैं इसको जो है वो रिव्यू करूँ। रिव्यू करने के लिए भी एक स्टेमिना की ज़रूरत है, ठीक है। एक फ्लो होना चाहिए आपका राइटिंग का। तो सुपरफ्लुअस फ्रेजेस एंड वर्ड्स शुड बी अवॉइडेड। ये 3 चीज़ें हैं जो आपने अपनी राइटिंग के अंदर अवॉइड करनी है। डू नॉट राइट फ्रेजेस सच एज इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट टू बियर इन माइंड द फॉलोइंग कंसिडरेशन, कि आपने बहुत ज़्यादा जो है ना वो घुमा फिरा के बात नहीं करनी, सीधी सीधी बात आप करें उसमें। तो आप उसको ये जो फ्रेजेस हैं, ठीक है, ये अगले बंदे को समझने के लिए उसे पता है मैं क्या पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो आपको नहीं बताने की जरूरत है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपने माइंड के अंदर इस चीज़ को रखें, ठीक है। तो ये लंबी चौड़ी गुफ्तगू करने की उसमें ज़रूरत नहीं होती। टू द पॉइंट, बी कंसाइज, ट्राई टू यूज फेमिलियर प्रिसाइज वर्ड्स रादर देन फार फेच्ड वैगे वर्ड्स। सिंपल लैंग्वेज, बार बार, जैसे चीपर है, चीपर में रिप्लेस मोर इकोनॉमिकली वायबल एंड ऑन गोइंग सिचुएशन डज नॉट मीन वेरी मच, ठीक है। तो आप सिंपल वर्ड्स उनको इस्तेमाल करें, और जो जिन वर्ड्स का नेगेटिव मीनिंग आता है उन चीज़ को साइंटिफिक राइटिंग के अंदर इस्तेमाल करने से अवॉइड करें। चॉइस ऑफ वर्ड्स, आपने जो अपनी चॉइस करनी है वर्ड्स की, पहले ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो पॉजिटिव आपको मीनिंग देते हैं उनको हमने इस्तेमाल करना है। इवन आपकी रिजल्ट अगर आपको नेगेटिव भी दे रही है, नेगेटिव रिजल्ट्स भी दे रही है, बैड रिजल्ट्स भी दे रही है, तब भी आपने उन बैड रिजल्ट्स को या उन बैड रिजल्ट को अच्छे वर्ड्स के अंदर जो है वो कपड़े पहना के, अच्छे कपड़े पहना के उनको जो है वो आपने प्रेजेंट करना है उसके अंदर, ठीक है। तो यूज़ अ स्टैंडर्ड डिक्शनरी, स्टैंडर्ड डिक्शनरी जो है वो इस्तेमाल करें आप, उसमें आपको मीनिंग्स भी पता चल जाएंगे, उसमें आपको वर्ड्स के स्पेलिंग्स भी, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक समटाइम बहुत ज़्यादा होती है जो बाकी ग्रामर को भी या बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर को भी ख़राब कर देती है। तो आपको पता होना चाहिए मैंने इन वर्ड्स को कैसे इस्तेमाल करना है, जैसे फ्यूअर है, लेस, इन्फर, अप्लाई, एज, बिकॉज, ठीक है, एक्सक्यूज, डेटा, लेटर, लैटर, ठीक है। ये आपको पता होने चाहिए मैंने किन वर्ड्स में या कहाँ पर किस सेंटेंस में कौन से वर्ड इस्तेमाल करने हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ वर्ड्स यू हैव। यूज ऑफ करेक्ट ग्रामर, इट कहाँ लगाना है, दिस कहाँ लगाना है, ठीक है। जैसे अब हम बात करते हैं कि द काउ एट द फूड दे वर वाइट, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो दे का इस्तेमाल है, द काउ एट द फूड दे वर वाइट, द काउ एट द फूड इट वॉज वाइट, तो इट आएगा यहाँ पे बजाय दे की, कि आप बार बार दी और दे यूज कर रहे हैं, तो उसकी जगह आपको पता होना चाहिए कि मैंने इट और दिस या ये वाले वर्ड कहाँ पर इस्तेमाल करने हैं। करेक्ट स्पेलिंग, यूज प्लूरल। अच्छा, कुछ समटाइम हमें क्या होता है, जैसे इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट इज ऑलरेडी प्लूरल, ठीक है। तो उसमें प्लूरल और सिंगुलर को देख लें कि किस सिंगुलर का प्लूरल मौजूद है या कौन सा प्लूरल ऑलरेडी प्लूरल है, ठीक है। बच्चे ये लिखते हुए जो है वो बिल्कुल भूल जाते हैं। कुछ वर्ड्स हैं जिनके ऑल्टरनेटिव स्पेलिंग्स भी होते हैं, ठीक है। कुछ वर्ड्स हैं जिनके ऑल्टरनेटिव, ब्रिटिश और अमेरिकन का जो है वो डिफरेंस आ जाता है उसके अंदर। तो अगर आप अपनी लैंग्वेज में साइंटिफिक राइटिंग के अंदर ब्रिटिश इस्तेमाल कर रहे हैं वर्ड्स, तो ब्रिटिश ही को पूरे मैन्युस्क्रिप्ट में, पूरी रिपोर्ट में लेकर चलें। अगर आप उसके अंदर अमेरिकन यूज़ करें तो अमेरिकन को ही फॉलो करें। जैसे कलर वर्ड है, COLOR, ठीक है, एक ये है, एक COLOUR, ठीक है। तो बोथ आर सेम मीनिंग, सेम जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ब्रिटिश और अमेरिकन का डिफरेंट इसके अंदर आ रहा है। अच्छा, प्रैक्टिस, PRACTICE और PRACTISE दोनों ठीक है, लेकिन ये आपको देखना है कि आपने ब्रिटिश यूज़ किया तो ब्रिटिश आएगा, अगर आपने अमेरिकन यूज़ किया तो अमेरिकन वर्ड सारे मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर आएंगे। अच्छा, प्लूरल वर्ड है, जैसे इक्विपमेंट है, तो इक्विपमेंट इज ऑलरेडी प्लूरल, पीपल इज ऑलरेडी प्लूरल, पीपल्स नहीं आएगा, इक्विपमेंट्स नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जनरल कॉमन मिस्टेक्स हैं जो मैं बच्चों के थीसिस वगैरह पढ़ती हूँ, तो मुझे ये मिस्टेक्स जो है वो नज़र आती हैं, उन्हीं की बेसिस पे मैंने इस प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा डिज़ाइन किया था। अच्छा, यूज़ ऑफ एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स,
आप एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स को इस्तेमाल करें लेकिन ओवरवर्ड नहीं होने चाहिए। जैसे मेजरमेंट ऑफ स्टॉर्म इंटेंसिटी इन्वॉल्व रिकॉर्डिंग स्टाफ टू बी अवेलेबल बोथ डे एंड नाइट ऑन अ 24 आवर बेसिस। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, टू मेजर स्टॉर्म इंटेंसिटी रिकॉर्डिंग स्टाफ हैव टू बी इन ड्यूटी थ्रू आउट द डे एंड नाइट। ठीक है, तो लिखने का एक तरीका है। देयर इज खूबसूरत बनाने के लिए तो ऊपर वाला खूबसूरत जो है वो उस हिसाब से नहीं है जितना नीचे वाला खूबसूरत जो है वो आपको पढ़ने में भी अच्छा जो है वो फील हो रहा होता है और पढ़ने वाले का इंटरेस्ट जो है वो कायम रहता है। मिसयूज ऑफ इमोशनल वर्ड, हमने इमोशनल वर्ड जो है वो नहीं यूज़ करने अपनी लैंग्वेज के अंदर, स्पेशली साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर। हाँ, अगर आप लव लेटर वगैरह लिख रहे हैं या किसी को विश कर रहे हैं फिर आप इमोशनल वर्ड जैसे मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं, उसमें भी साइंस ना ले जाना। ठीक है, तो उसमें जैसे है साउंड, गुड, करेक्ट, इम्प्रूव, सुपीरियर, प्रोग्रेसिव, नो, ये बेसिकली जो वर्ड्स हैं ये हमारे इमोशनल वर्ड्स कहलाते हैं और इनको मिसयूज़ नहीं करना। आपने कहीं पर बहुत ज़रूरत है, जैसे कंक्लूजन पार्ट है, एब्स्ट्रैक्ट पार्ट है, उसमें आप कहीं इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सुपरलेटिव्स, वेरी, मोर, मच, हैव, इनको भी ज़रा संभल के इस्तेमाल करना है कि वेरी गुड रिजल्ट, वेरी इंटरेस्टिंग, नो, इंटरेस्टिंग इज ऑलरेडी इंटरेस्टिंग, उसको वेरी करने की हमें जो है वो ऑलरेडी जो है वो सुपरलेटिव है इंटरेस्टिंग। ठीक है, क्वालिफाइंग द एब्सोल्यूट, यस दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट। इसमें क्या है कि जो चीज़ जैसे है, जैसे अब एग्जांपल मैं यहाँ पर दूंगी कि वुमन कैन बी रिसेंटली प्रेग्नेंट, नॉट शी कैन बी स्लाइटली प्रेग्नेंट। प्रेग्नेंट मीन प्रेग्नेंट, नॉट स्लाइटली। ठीक है, तो उसमें क्या है कि जो चीज़ें आपकी एक वर्ड जिसको हम जो जैसे हो सकता है उसको वैसे ही आपने यूज़ करना है, उसको अपनी मर्जी से जो है वो आपने उसके अंदर वर्ड जो है वो ऐड नहीं करने। तो अब जैसे स्टेलाइट है, स्टेलाइट मीन स्टेलाइट, नॉट यूनिक, नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट नॉन इम्पोर्टेंट। ठीक है, या क्वालिफाइड, तो स्टेलाइट होगा या नॉन होगा। ठीक है, होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो एब्सोल्यूट रहें, है या नहीं है, होगा या होगा, या होना है या नहीं होना। ठीक है, तो एब्सोल्यूट जो है वो आपको रहना चाहिए। मिसयूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल दी को भी हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर नहीं ज़रूरत होती उसको भी करें। आपने शुरू में एक दफ़ा कर लिया एक वर्ड इस्तेमाल, आगे आप उस वर्ड को इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप दी को इस्तेमाल करते हैं जनरली। तो इसको हमने एक्स्ट्रा जगह से ओमिट रखना है, आपने हर जगह इसका इस्तेमाल नहीं करना। फिर आ जाते हैं जी इट को भी हम हर जगह जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं, इसको भी आपने ज़रा जो है वो सोच समझ के इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, ग्रामर आ गई जी, कोलन एंड सेमी कोलन, कोमाज, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जहाँ पे आप जो है वो थोड़ा क्लॉ करना चाहते हैं, आप ज़रा वक्फा करना चाहते हैं, वहाँ पे हम कोमा, सेमी कोलन ये इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। या आपके पास बहुत ज़्यादा जो है चीज़ों के नाम हैं, जैसे कि लास्ट टू या अजानिया, इसके बाद हम एनिमल, सीरियल, प्लांट, फ्रूट, ट्रीज, लेग्यूम्स एंड नट्स। जब आपके पास एक क्लास है उसको आप आगे जो है वो बताना चाहते हैं तो वहाँ पर हम जो है वो जनरली कॉलन इस्तेमाल करते हैं और कोमा हम क्लॉजेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इनको आपने देखभाल कर इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आ जाते हैं नंबर एंड यूनिट्स। बहुत सारे बच्चे रिजल्ट्स लिखते हैं तो टेबल बनाते हैं जनाब। अब टेबल के लिए आगे जो है वो डॉक्टर उसामा की प्रेजेंटेशन है, वो बहुत अच्छे से आपको प्रेजेंटेशन का बताएंगे कि आपने अपने रिजल्ट्स जो है वो कैसे रिप्रेजेंट करने होते हैं। तो हमेशा रिव्यू करते हुए भी थीसिस, और मेरे अपने बच्चों की थीसिस में भी बहुत कॉमन मिस्टेक है कि वो यूनिट नहीं लिखते। आपने अगर जो है वो किलोग्राम में एक चीज़ को मेजर किया है तो वहाँ केजी लिखें या ग्राम लिखें। ठीक है, अगर आपने टेम्परेचर लिया है तो डिग्री या फ़ारेनहाइट ज़रूर होगा, उसको मेंशन करें ताकि समझने वाले को अंडरस्टैंडिंग हो सके। या तो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट लिखें या पॉसिबल अदर जो भी आ रहा है। स्टैट इस्तेमाल की है तो उसको मेंशन करें, उसका नाम, काई स्क्वायर लगाया है, अनोवा लगाया है, क्या लगाया, उसको मेंशन लाजमी करना चाहिए। ये भी ग्रामर। सजेस्टेड डिक्शनरीज हैं जी, कंसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, रैंडम हाउस डिक्शनरी और मरियम वेबस्टर डिक्शनरी। आई एम यूजिंग मरियम वेबस्टर डिक्शनरी, दिस इज वेरी गुड, यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर साइनोनिम्स। इसके अलावा वही बात है कि प्रूफ रीड करें, पढ़ें, अपने थीसिस को 10 दफ़ा पढ़ें।
11 दफ़ा पढ़ेंगे भी तब भी मिस्टेक निकल आएंगी। मेरे पीएचडी के थीसिस में अभी भी मैं पढ़ती हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे मिस्टेक नज़र आ जाती है। तो ये कभी भी थीसिस आपका मिस्टेक्स रिमूव नहीं हो सकता। यू हैव टू रीड बाय योरसेल्फ। स्लैंग लैंग्वेजेस यूज़ ना करें, अपने स्पेलिंग जो है वो चेक करें, ठीक है। टेंसेस जो है हमेशा आप रिसर्च पास्ट टेंस में लिखते हैं, कर चुके होते हैं आप। अब भी बच्चे विल भी शैल भी लिख रहे होते हैं। जो आपकी रिसर्च है अपनी थीसिस बाद में लिखना है, रिसर्च पहले करनी होती है, ठीक है। तो उसमें हमेशा विल भी नहीं आएगा, ऑलरेडी पास्ट टेंस में आप करेंगे। ये कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं। तो ये कुछ यूनिट है जो हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे सेकंड के लिए एस, तो एब्रीवेशन अगर आपने इस्तेमाल करनी है तो सबसे पहले आप कंप्लीट नेम इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप एब्रीवेशन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। कंक्लूजन इज दैट दीज आर 17 प्रिंसिपल यू हैव टू अप्लाई ऑन योर रिपोर्ट और थीसिस राइटिंग, देन you can get the good manuscript. Thank you very much. If you have any question, you can contact me in now and office 2.